नमस्कार, आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पर आज देखें तो बाजार में फिर से हरे निशान में कारोबार हो रहा है। हालांकि थोड़े से वॉलेटाइल हम जरूर रहे थे पिछले स्तरों पे, पर उसके बाद जो है बाजार में एक रिकवरी आई और अच्छी बात यह है कि ये रिकवरी सस्टेन करती हुई दिख रही है। ग्लोबल बाजारों से भी संकेत फिलहाल अच्छे ही आ रहे हैं और भारतीय बाजारों को देखें तो 25,900 ये लेवल फिलहाल दिख रहा है, बट एक समय पर 26,000 के भी लेवल को स्पॉट बेसिस पे आज के सत्र में छू है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो एक जबरदस्त तेजी वहां पे रिकॉर्ड लेवल्स पे हमने आज निफ्टी बैंक को देखा है। ऊपरी स्तरों से थोड़े से मुनाफा वसूली आप जरूर देख सकते हैं। अभी फिलहाल 122 अंकों की वहां पर तेजी है। ब्रॉड मार्केट्स का सपोर्ट भरपूर है और ढेर सारे हैं वो काउंटर्स जहां पर एक अच्छा एक्शन आप देख रहे हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनीज हो या फिर पेंट काउंटर्स, जो कि अभी तमाम पेंट काउंटर्स हरे निशान में जरूर हैं। पर चलिए अब आगे बढ़े और आपको सबसे पहले बता देते हैं कौन से हैं वो खास सेगमेंट्स जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे और वो तमाम चीजें जो कि आज के शो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले 2:05 पर आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ की स्ट्रैटेजी, फिर 2:10 पर रुक करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स का, 2:40 पर समझेंगे ऑप्शंस के चैंपियन, ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति, इस पर करेंगे चर्चा। 3 बजे आएंगे मार्केट्स एट 3 और 3:10 पे बीटी एसटी बीटी आइडियाज, और आखिरी में 3:20 पे आपको बताएंगे कौन से हैं वो तमाम बड़ी क्यूज जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। पर मार्केट की एक बार बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बाजार में जो है फिलहाल तेजी तो है ही। निफ्टी करीब 25,900 के पास है, वहीं निफ्टी बैंक में जो है काफी अच्छा एक्शन है। फिलहाल 120 अंकों का उछाल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें जोश लगातार बढ़ा हुआ है। आज मेटल काउंटर्स जो है चमकते हुए नजर आए हैं। हिंदुस्तान कॉपर 3% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक हमने इसकी सुबह बात की थी वो भी 3% ऊपर था, और साथ ही साथ फार्मा काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। कि बायोकॉन लगातार दूसरे दिन एक स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ पर ग्लेनमार्क जो है आज अच्छी तरीके से दौड़ लगाता हुआ, वहीं लुपिन भी मैं देख रही थी वो काउंटर भी जो है काफी अच्छी तेजी के साथ फिलहाल उसमें भी कारोबार हो रहा है। और आखिरी में बात करते हैं रियल्टी काउंटर्स की, क्योंकि रियल्टी में भी जो है रौनक काफी बरकरार है। प्रेस्टीज स्टेट्स दमदार नतीजे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा है और 3% का उछाल आप फिलहाल प्रेस्टीज स्टेट में देखेंगे। तो ये थी वो तमाम बड़ी बातें जहां पर हम फिलहाल रख रहे हैं नजर। पर आइए अब विश्व मोहन के पास चलते हैं। विश्व मोहन जी, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के जरूर हुए बाजार। देखिए हल्के जरूर हुए, क्योंकि 25,900 के अगर स्ट्राइक पर अगर कॉल और पुट के दोनों के ओआई अगर देखेंगे तो बराबर के हैं, तो एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। आसान नहीं होगा, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे दोनों साइड राइडर्स काफी ज्यादा एक्टिव है, कॉल साइड में भी और साइड में भी। अगला जो इनके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है और एक साथ ही कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सबसे ज्यादा वहीं पे राइटिंग हो रही है 26,000 के आसपास, कॉल राइटर्स वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव है। तो 26,000 को एक बार क्रॉस करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक नया हाई निफ्टी में भी देखने को सकता है। तो ये कुछ अहम लेवल्स है जिनका आप ध्यान रखते हैं अगर डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 25,800 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां आपको नजर रखना चाहिए, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है बाजार को ऑप्शन डेटा के हिसाब से। वैसे 700 एक अहम लेवल है सपोर्ट के लिहाज से। तो ये निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अब अगला जो पड़ाव होगा 62,000 का होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है, 58,500 अब एक सपोर्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। 58,500 में आज हमने देखा नया रिकॉर्ड बना 58,615 का। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अब देखना है किस साइड अब आगे जाता है, लेकिन हायर हाई फॉर्मेशन है वो ही इंडेक्स में बन रहा है पिछले 4 सत्रों से। तो उम्मीद की जा रही है जो ट्रेंड है, जो पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है उस फॉर्मेशन की वजह से, वो आगे भी जारी रह सकता है। कुछ और ट्रिगर अगर सृष्टि अगर आप देखें तो जो बड़े ट्रिगर है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है, उसमें कल बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि एनडीए गवर्नमेंट वापस से कम बैक करेगी। वो एक स्टेबल सरकार अगर बनती है तो एक अच्छा सेंटिमेंट बूस्ट करता है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर काम कर रहा है महंगाई 10 साल निचले स्तरों पर आ चुका है, ये एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर है। और साथ ही हम देख रहे हैं कच्चा तेल लगातार निचले लेवल पे कंटिन्यू कमजोरी दिखा रहा है। तो ये आरबीआई को हो सकता है कि आने वाली बैठक में ब्याज दरें घटाने का दबाव आरबीआई पर भी बने। अब यूएस के जो आ रहे हैं, यूएस शटडाउन के बाद और भी
डेटा आने शुरू हो जाएंगे, नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे, जब वहां से कमजोरी दिखेगी तो यूएस फेड पर भी दबाव होगा कि दिसंबर में एक और कटौती करे। तो जो पूरा माहौल बन रहा है अभी काफी सेंटीमेंट पॉजिटिव बन रहा है और यही वजह है कि बाजार तेजी के मूड में दिख रहा है। सृष्टि, ये तो बाजार इंडेक्स लेवल और बाजार का पूरा सेटअप कैसा दिख रहा है, लेकिन बजट्स कौन से, ब्रॉडर मार्केट में कौन से स्टॉक्स है जहां पे एक्शन ज्यादा? सृष्टि बताएं। जी हाँ जी, कई सारे काउंटर्स है जहां पर भरपूर एक्शन है। आप देखिए सबसे पहले वो काउंटर्स की बात करते हैं जो कि आज 52 वीक हाई छूते हुए नजर आए हैं और अशोक लेलैंड इसको लीड कर रहा है। नतीजे अच्छे आए थे और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री और भी अच्छी रही। आप देखिए अपनी गाइडेंस को एक्सीड करने की तैयारी में है। मार्जिन सेकेंड हाफ में इंप्रूव होंगे, वॉल्यूम्स ऊपर जाएंगे, डिफेंस और इलेक्ट्रिक बस डिवीजन भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो तमाम पे अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो। और देखिए स्टॉक का 52 वीक हाई पे बायोकॉन आज दूसरे नतीजों के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि आज चमकते हुए नजर आए हैं। और आईजीएल भी नतीजे के बाद लगभग यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी है। हालांकि नतीजे जो है उम्मीद से थोड़े से कम जरूर देखने को मिले थे, बट अब कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि जो खराब था वो पीछे है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। एशियन पेंट्स क्या जबरदस्त मूव, कल इसी में नतीजे आए थे, 6% का मूव, आज 4% के मूव बाद निफ्टी का बना है टॉप गेनर। और साथ ही साथ आप देखिए इन्फीबीम, एवेन्यू, स्काई गोल्ड, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जहां पे आज क्यों नतीजों का असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं वो तमाम जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अर्निंग्स का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आखिरी में देखिए कुछ आने वाली भी हैं नंबर्स, उनके बारे में भी एक बार चर्चा करते हैं। आई मोटर्स अच्छे नतीजों की उम्मीद है, कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, वहां पर एक अच्छा मूव है। टाटा मोटर्स का व्हीकल डिवीजन कल ही इसकी लिस्टिंग हुई है और आज नतीजे आएंगे और देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन रहता है। और एनबीसीसी और इप्का, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिनके नतीजों पर है बाजार की नजर। बट आज फूड डिलीवरी शेयरों में फिर से गिरावट हो रही है। हम लगातार कहीं ना कहीं वो वीकनेस आपको चार्ट्स पे भी दिख रही है। वजह कुछ बहुत बड़ी सामने नहीं, बट इटर्नल फिर से 300 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। वहीं स्विगी भी लगभग 3% की कमजोरी जो है यहाँ पर विश्व देख रहे हैं हम इन सभी काउंटर्स में। पर जी हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि अब तो जो बाजार की नज़र है वो कहीं ना कहीं फेड क्या बोलता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है और साथ ही साथ इलेक्शंस में क्या कुछ सामने निकलता है उस पर ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का हमने हाई भी देखा था, 26,000 के आसपास का हाई लगा था, लेकिन वहां पे टिक पाया। वहां से देखिए करीब करीब बाजार 100 अंक से ज्यादा फिसल चुका है। तो ये गिरावट आई है। 25,900 एक ऐसा सपोर्ट लेवल भी बन चुका है, क्योंकि पुट साइड में देखे तो आई काफी ज्यादा वहां पे डेवलप हो रहे हैं। देखते हैं उस लेवल को बाजार कैसे होल्ड कर रहा है। कल भी हमने देखा था 25,900 के ऊपर टिकने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। कुणाल जी से समझते हैं, कुणाल शाह हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, सबसे पहले निफ्टी को लेकर आपका व्यू चाहिए, क्या लग रहा है 25,900 के ऊपर टिकने में दिक्कत हो रही है क्या? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। ऑलरेडी हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी निफ्टी में, जो नीचे के लेवल में 25,300 पे सपोर्ट लिया था, वहां से हमने एक अच्छा रिकवरी देखा है। सो ओवरऑल लार्जर टर्म व्यू हमारा अभी पॉजिटिव ही है। हमें लगता है कि निफ्टी रेडी हो चुका है 26,500 तक के लेवल्स टेस्ट करना है शॉर्ट टर्म में। पर जिस हिसाब से यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर्स थे जो ओवरबॉट जोन में चले गए थे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक इंटरनल करेक्शन है, बट मुझे लगता है कि करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। 25,800 से लेके 25,700 ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है और मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट आएगा और वहां से हम वापस निफ्टी को देख सकते हैं 26,100 के लेवल्स दिखाने के लिए। सो करंट लेवल्स पे नहीं, डिप मिले 25,800-700 के रेंज में तो बाय करिए। 26,100 तक के टारगेट्स रहेंगे। 100 तक के टारगेट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 26,100 तक जा सकता है, तो ये डिप में खरीदारी की सलाह है। ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी भी एक व्यू ले लेते हैं। ओशो, आप बताइए बैंक निफ्टी को लेकर आपकी राय क्या है? आज तो नया रिकॉर्ड बन गया बैंक निफ्टी का और हमने देखा 23 अक्टूबर के बाद रिकॉर्ड बनते देखे हैं। क्या ये तेजी जारी रह सकती है क्या बैंक निफ्टी की? वेरी गुड आफ्टरनून। यस, नो डाउट मार्केट में अगर हम देखें तो सेगमेंट्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। बैंक निफ्टी लीड भी करते हुए नजर आ रहा है। अभी तक पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रांग मोमेंटम था। अब मुझे लगता है यहाँ से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। सो बैंकिंग में यहाँ पे काफी अच्छा पोटेंशियल है। हायर लेवल्स पे
लगता है जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए वो नियरली 58,800 का है। एंड अगर थोड़ा डिप आता है जो कि आज के सेशन में ऑलरेडी आ चुका है, सो 58,000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी पॉजिटिव है। डिप्स में बाई करने की सलाह बनेगी। 58,150 से 58,000 के जोन पे बाई करने की सलाह है। एंड पोजिशनल टारगेट 58,800 का बैंक निफ्टी में बना हुआ है। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, पर आइए अपने एक्सपर्ट से भी समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहाँ पर देख रहे हैं और उनसे लेंगे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑलराइट, तो चलिए हमारे साथ ओशो और कुणाल मौजूद हैं, पर कुणाल सबसे पहले आप ही बताइए कि क्लोजिंग के लिए कौन से हैं आपके ट्रेड्स? दो ट्रेड रहेंगे, दोनों साइड के रहेंगे। फर्स्ट पिक रहेगा इंडिगो। इंडिगो पे हमने देखा है कि एक करेक्टिव फेज था और वो साइडवेज का जो करेक्शन था वो खत्म हो चुका है और अब एक नए अपमूव के लिए रेडी हो चुका है। सो ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, टेक्निकल चार्ट्स पे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है। वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा रिवर्सल बन गया, तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो डाउन साइड पे आपको रखना रहेगा इंडिगो के लिए वो है 5750 का, और अपसाइड में देख रहा हूँ टारगेट 6100 से लेके 6150 तक के। सो इंडिगो लग रहा है कि एक अच्छी खासी उड़ान के लिए वापस रेडी हो चुका है। सेकंड स्टॉक जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड अभी भी पॉसिबल है और एक हाई बनाने के लिए ये भी रेडी हो चुका है, वो है एल.एन.टी। एल.एन.टी में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है और मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन एक माइनर करेक्शन का फेज था वो खत्म हो चुका है। तो एल.एन.टी पे बाकी सलाह रहेगी। 3,900 स्टॉप लॉस रहेगा, 4,100 और 4,150 ये दो टारगेट रहेंगे एल.एन.टी के लिए। ऑलराइट, तो चलिए ये दो कॉल्स आते हुए कुणाल की तरफ से, दोनों ही लार्ज कैप्स में रिकमेंडेशन और हाल फिलहाल काफ़ी रिजिलियंस शो किया है दोनों ही काउंटर्स ने, इंटीग्रेटेड एविएशन और एल.एन.टी पर खरीदारी की राय। पर ओशो अब आप बताइए कहाँ पर है आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स? सबसे पहला मेरा जो बाइंग ट्रेड वो बैंकिंग स्पेस में है। प्राइवेट सेक्टर बैंक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं करंट लेवल्स पे। एंड एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो रिसेंट एक करेक्शन के बाद काउंटर में वापस से ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक टर्न अराउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है करंट लेवल बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर को। 1208 का स्ट्रिक्ट स्टॉप फॉलो करें एंड शॉर्ट टर्म में 1260 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है पावर सेक्टर। सीजी पावर में काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है इसमें मोमेंटम आने वाले दिन में काफी स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सीजी पावर में बाई की सलाह है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 730 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड हाई लेवल्स पे 768 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सीजी पावर, दो कॉल आपकी तरफ से, ओशो की तरफ से भी आ गई है। एक और स्टॉक है जिस पर कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, बायोकॉन को लेकर। ये यहाँ पर शार्प गेन देखने को मिला है। 2 दिनों में देखिए तो करीब करीब 10% की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। आज के सत्र में भी 3% के आसपास की तेजी है और जिस तरह के रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे। मैनेजमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, उनकी कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी और साथ ही साथ जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस के कॉल आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं और उन्होंने टारगेट बढ़ा भी दिए हैं। कुणाल, आपकी भी एक राय चाहिए बायोकॉन को लेकर, क्या सलाह देंगे इस स्टॉक पर? आई थिंक फार्मा एज अ स्पेस जहाँ पे थोड़ा टैरिफ की क्लियरिटी मिल चुकी है, मुझे लगता है कि फार्मा एज अ स्पेस भी काफी अच्छा करेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बायोकॉन की यहाँ पे बात करूँ तो एक जो मल्टीपल हर्डल था 407 405 के आसपास वो निकला स्टॉक में, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में और मुझे लगता है मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। कोई मिलती है सपोर्ट की तरफ आपको 406 407 के तरफ, आई थिंक एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मुझे लगता है पोजिशनली बायोकॉन में पोटेंशियल है 470 तक का। सो बायोकॉन की सलाह रहेगी, डिप्स मिले उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। 405 406 एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। नजारा टेक दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद नजारा टेक के शेयर को देखना चाहिए। यहाँ पर तेजी दिख रही है नजारा टेक में। हालांकि नतीजे किस तरह के रहे ये एक बार चेक करना पड़ेगा। कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड नेट लॉस था वो कंपनी का करीब करीब 34 करोड़ के आसपास का था सेकेंड क्वार्टर में, लेकिन आगे को लेकर जो उनके बयान थे, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो शायद बाजार को पसंद आ रही है। और ये डाइवर्सिफाइड गेमिंग में कंपनी है, स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है जो फर्स्ट
इनका जो पहला लॉस मेकिंग क्वार्टर था, जब ये पब्लिक 2021 में गए थे, उसके बाद ये पहला लॉस मेकिंग क्वार्टर था। लेकिन आज के सत्र में यहाँ पे रिकवरी की कोशिश हो रही है। ओशो, नज़ारा टेक के चार्ट को देखकर बताइए यहाँ पर। ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 250 का। करंट लेवल्स पे कन्विक्शन थोड़ा कम है, बिकॉज आज पहला दिन है काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद जहां पे हमें एक बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है नियर अबाउट 280 के ऊपर अगर ये क्रॉस ओवर करता है एंड सस्टेन कर पाता है तब बाई की सलाह बनेगी। बट करंट लेवल्स पे बेटर है वेट एंड वॉच का सिनारियो है काउंटर में। ऑल्दो पोजिशनली 250 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फेवरेबल है। बट 280 को क्रॉस ओवर होने का इंतजार करना चाहिए, उसके ऊपर बाई करें एंड नियरली शॉर्ट टर्म में 315 से 25 तक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, तो चलिए नज़ारा टेक यहाँ पर रखेंगे नज़र पर। इस बीच कुछ नतीजे आपकी स्क्रीन पे सीसी के नतीजे आए हैं, जहाँ पर मुनाफा 122 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ के पास हो गया है। तो मुनाफे में तो एक बढ़त हमने देखी है, और साथ ही साथ आय जो है वो भी अब बढ़ते हुए नजर आई है। लगभग 2450 करोड़ से बढ़ के 2910 करोड़ कंपनी ने अपनी आय दर्ज की है। अब एक बार मार्जिन्स के नंबर का भी वेट करेंगे, देखते हैं वहां पर किस तरीके का परफॉर्मेंस है, क्योंकि स्टॉक में देखिए अच्छे नतीजों के बावजूद भी जो है थोड़ी सी गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। मुनाफा और आय जो है साल दर साल अच्छी ग्रोथ कहेंगे बढ़ते हुए दिखा है। EBITDA के फ्रंट पे देखिए वहां पर कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। 100 करोड़ से बढ़कर इनका EBITDA जो है वो अब 101 करोड़ हो गया है। तो इसीलिए शायद यही वजह है कि स्टॉक में इतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है फिलहाल NBCC की बात करें तो। बट एक बार ओशो, आपका व्यू NBCC पे कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे आप? चार्ट्स पे काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन पे है। मुझे लगता है 105 के जोन पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ पे अगर काउंटर आता है बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकती है। एंड हायर लेवल्स पे अगेन 115 से 116 का काफी रेजिस्टेंस है। सो नो डाउट आज के दिन थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से में बाई करना चाहिए काउंटर को 105 के आसपास। एंड हायर लेवल्स पे अगर 115 116 के ऊपर एक सस्टेनेबल मूव दिखाता है तब यहाँ से हमें एक फ्रेश रैली बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो करेंटली व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स का नियरली 115 के आसपास। थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए, इधर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें या फिर एक ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो चलिए यहाँ पर आप रखिए नज़र। NBCC ब्रेकआउट का वेट आप ज़रूर कर सकते हैं। बट आज मेटल काउंटर्स में बहुत अच्छा एक्शन है कुणाल। देखिए टाटा स्टील तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आ गया है कमेंट्री के चलते, बट देखिए हिंडाल्को अब ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। हिंदुस्तान कॉपर, जिंक की हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, बट एक बार कुणाल स्पेसिफिकली हिंडाल्को पे राय दीजिए, क्योंकि जब नोबेलिस के नंबर्स आए थे भारी बिटाई हुई थी, एक दिन में ही देखिए 7-8% का करेक्शन लार्ज कैप में देखने को हमें मिला था। बट यहाँ आप क्या हैं, जब रिकवरी के मूड में आए तो क्या 800 के ऊपर सस्टेन तो कर रहा है? यहाँ पे क्या होंगे टारगेट्स? आई थिंक शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक गैप बना था जो न्यूज के बाद आया था, मुझे लगता है वो गैप फिल हो जाएगा 828 के आसपास है। तो मुझे लगता है वो फिल करने आएगा एक गैप। तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है, बट हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए भी हिंडाल्को पे पॉजिटिव है। मेटल सेक्टर ने ऑलरेडी ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था और यहाँ पे जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू रहना चाहिए। और हिंडाल्को अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट भी लिया है वो है 100 डे मूविंग एवरेज पे, जो लोअर लेवल पे 780 के आसपास है। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अगर बाद में डिप है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लार्जर टर्म पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि हिंडाल्को में पोटेंशियल है 880 890 जाने के लिए। सो ओवरऑल बाइंग डिप है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है। 828 तक की जगह है शॉर्ट टर्म ऊपर के साइड जाने के लिए। 830 दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बाकी अक्टूबर में 880 तक भी जाने की संभावना दिख रही है हिंडाल्को में। एक और स्टॉक है नतीजों यहाँ पे काफी कमजोरी दिख रही है, वो है कोचिन शिपयार्ड का। गिरावट यहाँ पर आज 4% से ज्यादा की दिख रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 48% 48% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल की इसी तिमाही में, दूसरी तिमाही में 193 करोड़ के आसपास इनका मुनाफा था, जो घटकर अब 101 करोड़ के आसपास आ चुका है। रेवेन्यू ऑपरेशंस यहाँ पर भी 13% के आसपास की गिरावट आई है कोचिन शिपयार्ड में। ओशो, आप बताइए
शिपयार्ड पर आपका नजरिया क्या है? अभी काउंटर में देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ही है, एक साइडवेज मोमेंटम है काउंटर में। लोअर लेवल्स पे 1620 1600 का जोन काफी क्रूशियल जोन है। सो पोजिशनली भी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें 1620 पे, बिकॉज अगर इसके नीचे काउंटर में होता है तो यहाँ से एक अच्छा डिसरप्शन लोअर एंड पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो 1620 का पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर पोजीशन है तो। फ्रेश पोजीशन के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए हायर लेवल्स पे। जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज हैं वो नियरली 1790 से 1800 के जोन पे हैं। सो 1800 को डिसाइसिवली क्रॉस ओवर करने के बाद ही थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन बनता दिखाई दे सकता है। टिल दैट टाइम थोड़ा कंसोलिडेशन या साइडवेज मोमेंटम में काउंटर 1620 के सपोर्ट जोन एंड 1800 का रेजिस्टेंस शॉर्ट में इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये तो आपको लग रहा है कि साइडवेज तक भी रह सकता है? 1800 एक रेजिस्टेंस लेवल आपको लग रहा है, तब तक इसके नीचे है तब तक बड़ी तेजी आपको यहाँ से नहीं लग रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, नतीजे आने वाले हैं कई सारी कंपनियों के, वो भी आपको बताएंगे और आगे भी ढेरों सेगमेंट आपके लिए होंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। वक्त पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं, एक बार वो स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। मुनाफा करीब 195 करोड़ से घटकर 194 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल फ्लैट लाइन पे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कमी नहीं दिख रही है। यहाँ पे सिर्फ 50 लाख रुपए मुनाफे में कमी दिख रही है। 195.3 करोड़ का मुनाफा था जो घटकर 194.8 हो गया है। कंसोलिडेटेड आय के नंबर भी आपके पास स्क्रीन पर आ गए। 1240 करोड़ से बढ़कर आय कंपनी का 1291 करोड़ हो गया है। स्टॉक को देखें तो फ्लैट है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। हालांकि प्राइसेस के हिसाब से वो बड़ा लगता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम होता है। तो आय के नंबर में ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, मुनाफा बिल्कुल फ्लैट लाइन पे दिख रहा है। ईबिटा के नंबर को देखिए, यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही है। ईबिटा करीब 282 करोड़ से घटकर 280 करोड़ के नीचे आ गई है। तो ईबिटा और मुनाफे के नंबर में हल्की नरमी दिख रही है और आय में थोड़ी ग्रोथ दिख रही है। पेज इंडस्ट्री 40,500 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी एक बार बताइए, पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखकर ऐसा दिख रहा है ये? पेज इंडस्ट्रीज आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन के फेज में है। रिसेंटली हमने करेक्टिव देखा था। स्टॉक का जो सपोर्ट डाउन साइड पे है वो है 38,000, वो होल्ड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वहाँ मल्टीपल टाइम्स बाउंसेस देखे हैं। अगर 38,000 टूटता है तो फिर एक करेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा, जहाँ पे स्टॉक नीचे 34,000 32,000 तक के भी बता सकता है। सो कहीं ना कहीं ये 30,000 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहा है, ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटता है तो करेक्शन के लिए स्टॉक रेडी हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर रखेंगे नजर। मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। बट और भी सारे काउंटर्स हैं जिनमें आज एक अच्छा जोश है और कुछ नतीजे भी आने वाले हैं और ऑटो सेक्टर से ही कुछ नतीजे आने वाले हैं। एक बार आपके सामने हम अनुमान भी रखेंगे कि आज जो आयशर मोटर्स के नंबर्स आएंगे, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आएंगे, उनसे क्या कुछ उम्मीदें लगाकर हम फिलहाल चल रहे हैं। आइए चलिए हीरो मोटोकॉर्प की ही बात कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आने वाले हैं वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ की ही हम उम्मीद करेंगे। देखिए साल दर साल जो वॉल्यूम्स हैं उसमें लगभग 11% की बढ़त हमने देखी है और इसी के साथ अगर देखें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब ईवी जो कि पहले 1% इनके पूरे पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट करता था, अब 2.3% कंट्रीब्यूट करता है और लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनी मार्केट शेयर भी बढ़ा है। तो ये सभी फैक्टर्स रहेंगे जो कि हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स को एक बढ़त देंगे। आय देखिए साल दर साल 14% बढ़ने की उम्मीद है, मुनाफे में भी लगभग 18% बढ़त की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं और मार्जिन्स जो है इस बार सुधरकर 15% पे आने की हम उम्मीद जता रहे हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 14% के आसपास थी। तो इन तमाम पैमानों पे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे ही आने की उम्मीद है। देखिए लीडर है हीरो मोटोकॉर्प और लीडर होने के बावजूद 11% की साल दर साल ग्रोथ दर्ज करना, लगभग 24% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ दर्ज करना, ये सराहनीय फैक्टर जरूर है। बट आगे चल के किस तरीके से कंपनी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या उसने गाइडेंस में कोई बदलाव किया है जीएसटी के आने के बाद और कौन से सेगमेंट को जो है वो
से केटर करेंगे, क्योंकि अभी तक एंट्री लेवल सेगमेंट यानी 125 सीसी से नीचे के सेगमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहा है हीरो मोटोकॉर्प का, बट अब क्या प्रीमियमाइजेशन की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे? क्या हीरो मोटोकॉर्प जो है उससे अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करेगी? ये सभी पर हमारी नजर रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री के फ्रंट पे। बट एक बार ओशो आपसे राय लेना चाहेंगे, हीरो मोटोकॉर्प चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे? सी ओवरऑल करेंटली फाइनेंशियल ईयर में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मोटो के स्टॉक ने दिखाया है। नियरली 500 से 5500 का काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज है। बट अगर इमीडिएट टर्म्स में देखें तो हायर लेवल्स पे 5650 या 5660 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो इसे ब्रेक थ्रू करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तब यहाँ से हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई देता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बुलिश बायसनेस के साथ काउंटर में बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है। एंड 5660 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से मुझे लगता है 6000 तक के टारगेट्स हमें पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो मोटोकॉर्प में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प लगभग सपाट जो है फिलहाल कारोबार करते हुए, पर इस बीच यथार्थ हॉस्पिटल नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय देखिए 218 करोड़ से बढ़ के 280 करोड़ के पास हो गई है। मुनाफे में भी जो है एक अच्छी बढ़त कंपनी ने दर्ज की है, 31 करोड़ से 41 करोड़ आ चुका है। तो लगभग आप देखिए 30% की ग्रोथ जो है इनके मुनाफे में हमने आते हुए देखी। अब एक बार मार्जिन्स ओके, EBITDA का नंबर भी जो है वो अच्छा है, 55 से बढ़कर 64 करोड़ हो गया है इनका EBITDA, और मार्जिन्स में भी लाजमी सी बात है कि सुधार ही आया होगा। यथार्थ हॉस्पिटल लगभग 1% की तेजी फिलहाल ये काउंटर होल्ड कर रहा है। कुणाल, एक क्विक व्यू आपकी तरफ से यथार्थ हॉस्पिटल्स चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? आई थिंक मार्केट ने काफी कुछ डिस्काउंट कर लिया था। हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी है यथार्थ में। 400 350 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपया हो गया था। नियर टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है स्टॉक में। स्टॉक का जो इमीडिएट डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है वो है 695 690 के जोन तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए एंड फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा मोमेंटम रहेगा। 695 700 आई थिंक एक आइडल जोन रहेगा जहाँ पे वापस आप लॉन्ग की तरफ ले सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर ये है, लेकिन नंबर देखिए, नंबर यहाँ पर इबिटा मार्जिन में गिरावट दिख रही है। 25% से घटकर कंपनी का मार्जिन 23% हो गया है। आय में बढ़ोतरी रही है, मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए, एक और स्टॉक है मरीन इलेक्ट्रिकल्स का। आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स की खबर ये तेजी आई है और ये ऑर्डर इनको सीमेंस से मिला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई के लिए, और साथ ही दूसरा ऑर्डर मिला है इनको हिंदुस्तान शिपयार्ड की तरफ से। तो ये ऑर्डर्स की खबर पर मरीन इलेक्ट्रिकल्स ये स्टॉक आज काफ़ी चल रहा है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स आप ओशो आप ट्रैक कर रहे हैं क्या? यस, टेक्निकल काउंटर काफी पॉजिटिव लग रहा है, बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है काउंटर में। सो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। एंड पोजिशनली इसका जो टारगेट है वो नियरली 300 से 320 का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बनते हुए दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में नियरली 280 का पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस है काउंटर के लिए। सो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है एंड यहाँ से बाई की राय करेंटली लेवल्स पे इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे साथ बीच दो और मेहमान जुड़ गए। देवर्ष वकील हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट, साथ ही हरीश जी भी हैं। हरीश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आईटी पर एक आउटलुक लेना ज़रूरी है। आईटी हालांकि यूएस शटडाउन की न्यूज़ का यहाँ पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, मिक्स सा ट्रेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। एक अच्छी रैली इस हफ्ते हमने देखी थी, वो रैली अब थम गई, आज ब्रेक लगता दिख रहा है। और दिग्गज आईटी ज़्यादा कमजोर दिख रहा है। टीसीएस करीब 0.5% की गिरावट यहाँ दिख रही है। इन्फोसिस पर भी दबाव है, टेक महिंद्रा पर भी दबाव है। ये सारे चल रहे थे इस हफ्ते, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देवर्ष, आप बताइए आपकी राय क्या है पूरे ही आईटी पैक पर? आईटी सर्विसेज कंपनी ने जो सेकंड क्वार्टर में जो नंबर्स दिए हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े ऊपर है। इनफैक्ट टायर 2 कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कंपनीज को, और वहां पे सीक्वेंशियल ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, मार्जिन भी वहां पे स्टेबल है। ऑब्वियसली जो इनोवेशन है, फास्ट मूविंग इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी में, एआई है या तो मॉडर्नाइजेशन की जो ट्रेंड है वो काफी डिसरप्टिव हो सकते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इनोवेट नहीं कर पाती, पर वो जब टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका
बिजनेस केस अच्छा बनाते हैं। तो जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हुए, उसका नया ट्रेंड हुआ और एआई की इम्प्लीमेंटेशन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो जो मार्केट में अभी आईटी के स्टॉक्स में काफी गिरावट आई थी, वो जो उसमें बहुत सारा डिस्काउंट हो गया है। हमें लगता है यहाँ से ये कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। FY26 के बाद जब FY27 की गाइडेंस की बात आएगी, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक्स कब होंगे। तो टीसीएस है, परसिस्टेंट है, जो हमारे कवरेज में है, मास्टेक है, एक्सावेर है, ये सब कंपनी पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। तो आपको लग रहा है कि वर्स्ट अब काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं? कई सारी निगेटिव खबरें हैं, जो एक तो बाजार में डिस्काउंट भी हो चुकी है और ज़्यादातर पॉजिटिव है, और रिजल्ट भी इस बार काफ़ी ठीक रहे हैं, उम्मीद से बेहतर थे, और चीज़ें अब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे डिस्काउंट हो चुकी है। एक और कंपनी है, उसके नतीजे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ओशो और कुणाल, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। आप दोनों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अब तक गाइड किया। अब आगे देवर्ष और हरीश जी से चर्चा जारी रखेंगे। शिल्पा मेडिकेयर के भी इस बीच नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, खास करके मुनाफे के नंबर को देखिए तो ये अभी देखना पड़ेगा कि कोई वन ऑफ तो नहीं है, लेकिन 18 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 44 करोड़ हो गया है, यानी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ा है। कंसोलिडेटेड आय के नंबर को देखिए, 344 करोड़ से बढ़कर ये 370 करोड़ हुआ है। ईबिटा के नंबर 86 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़, यानी हर फ्रंट पे नतीजे अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर को लेकर। एक बार हरीश जी, आपकी राय क्या होगी इसमें शिल्पा मेडिकेयर पर? विष्णुमन जी, शिल्पा मेडिकेयर की डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट कुछ समय से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। स्टॉक प्राइस जहाँ पे देखा है तो नीचे के ओर 350 के और ऊपर के ओर 80 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो इसी रेंज में दायरे में ट्रेड होते हुए आ रहा है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट था स्टॉक प्राइस में 350 के अराउंड, वह उसके बाद वही उसी के सपोर्ट लेके वहां से रिबाउंस हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 350 के ऊपर होल्ड है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक स्टॉक जो है एक रिवर्सल देखने में मिल सकता है। ऊपर के ओर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है 450 से लेके पहले का 450, उसके बाद 480 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार जो प्रीवियस ऑल टाइम है वो रीटेस्ट कर सकते हैं। जब तक 350 के ऊपर है, मेरा इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बने रह सकते हैं। और किसी के पास ये तो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बने रह सकते हैं। और पोजिशनल बेस में जैसे ऊपर के ओर 450 और 490 के लेवल्स शॉर्ट मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर में। कि यहाँ से और भी बची है, और देखिए एक सडन स्पाइक आया है, जब रिजल्ट से पहले इतनी तेजी नहीं थी, अचानक से ये आधे 1% के आसपास की तेजी थी, जो अब 3.5% के आसपास हो चुकी है। स्टॉक पहुंच चुका है 414 पे। नतीजे हर फ्रंट पे अच्छे लग रहे हैं और उसी को बाजार सैल्यूट भी कर रहे हैं, मजबूत नतीजे कह सकते हैं। हरीश जी, आपकी आज क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए टॉपिक क्या है? मेरा आज का क्लोजिंग के लिए टॉपिक रहेगा इंडिगो में इंटरग्लोब एविएशन। अगर देखा है तो इंटरग्लोब एविएशन एक कंट्रोलेशन से बाहर निकलते हुए स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 दिनों के रैली में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडिगो में बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे कर सकते हैं 5009-10 के अराउंड, और टारगेट्स बनेंगे 6050 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5700 का इंटरग्लोब एविएशन में। और दूसरा स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी देखा जाए तो एक ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी देखने मिल रहा था। तो करंटली मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे सपोर्ट के पास रिबाउंस होता नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स पे। जो स्टॉक अभी तक चले नहीं है, मुझे लग रहा है कि वहां पे फोकस ज्यादा करना बेटर रहेगा करंट लेवल से। और ऊपर की ओर एक्सिस बैंक में टारगेट्स बनेंगे 1275 के लिए, बाइंग करंट लेवल्स पे कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1200 का। एक्सिस बैंक भी आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है। चलिए एक और सेक्टर है उस पर नजर डालें, मेटल का। मेटल में अभी हिंडाल्को की चर्चा हमने की है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक अच्छी तेजी है, 3% से ज़्यादा की तेजी, शुरुआती तेजी और भी बढ़ती जा रही है। और चांदी के प्राइसेस में जिस तरह की तेजी है, उसका सपोर्ट साफ तौर से मिल रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे आइडल जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसके लिए वो अब उनके ऑपरेशन रिज्यूम होंगे, और वहाँ पर चांदी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। पहले से हम जानते हैं डेटा सेंटर, न्यू एज टेक्नोलॉजी में चांदी की डिमांड है, और डेफिसिट में भी चांदी चल रही है। और चांदी का एकमात्र ये लीडिंग प्लेयर है जहाँ पे 95% तक देश में प्रोडक्शन चांदी का हिंदुस्तान जिंक के पास ही है। वेदांता को भी इसका फायदा मिलता है कि इनकी होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में, तो
होल्डिंग का फायदा भी एक वेदांता को भी मिलता है। वेदांता को लेकर खैर हालांकि अलग भी खबर है। ओवरऑल मेटल सेक्टर को लेकर देवर्ष आपकी राय क्या है, हिंदुस्तान वेदांता खास करके? ओवरऑल मेटल सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, चाइना में जो मेटल की प्राइसेस वो इन्फ्लुएंस होती है चाइना के पॉलिसी से, और वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन कट किए हैं और इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया है। और जो भारत की सरकार है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और काफी ड्यूटी की बेनिफिट्स दी हैं। डोमेस्टिक जो डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो जो स्टील प्लेयर्स हैं उनको फायदा कराते हैं। तो इसलिए स्टील में अभी देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हाई प्रॉफिट मार्जिन्स मिल रहा है, अच्छे कैश फ्लोज हैं। दूसरी तरफ जो आपने बात की वो नॉन फेरस प्लेयर्स है, जैसे हिंडाल्को है, वेदांता, उनको तो काफी अच्छा डिमांड साइड से फायदा हो रहा है। एल्यूमिनियम कॉपर की काफी अच्छी डिमांड है, ईवी रिन्यूएबल जैसे सेक्टर्स के बारे में आपने बात की। और जो मेटल की प्राइसेस है ग्लोबली, कॉपर हो या एल्यूमिनियम की, वो भी काफी ऊपर है और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफी डिमांड है और सप्लाई इतना है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनियों का जो लास्ट 2 क्वार्टर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमने टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर ये पे हमारा बुलिश व्यू है, हमने इस पे रिपोर्ट इश्यू की हुई है। सेक्टर पे ये आपकी टॉपिक यहाँ से निकल कर जिसपे बुलिश नजरिया आपकी तरफ से दिया गया है। चलिए लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए इंजन से स्नेहा सेठ है हमारे साथ। स्नेहा बताइए, आज ऑप्शंस में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखें तो आज मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड में वापस से प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट ऑफकोर्स इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक अच्छे लेवल्स के एक रेजिस्टेंस के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल थी। बट ओवरऑल ये जो टिप्स आएंगे यहाँ से तो थोड़ा यूज करें उसे टू गो लॉन्ग। उसमें से अगर आप इंडिविजुअल काउंटर स्पेसिफिकली बात करें तो एक L&T ये काफी अच्छा मूव किया था, 20 EMA के आसपास काउंटर में सपोर्ट दिया और फिर से वहां से तेजी दिखने को मिली है। ऑप्शंस में भी हम देख रहे हैं कि ऊपर की सारी कॉल 4000 से लेके 4100 की कॉल्स में काफी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो 4000 की कॉल है वो बाय करें। 53-54 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 31 का रहेगा, टारगेट 94 के रहेंगे। एज पर दी टारगेट इन स्टॉप लॉस मैक्सिमम इन्वॉल्व है दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 7000 तक का रहेगा। तो L&T के 4000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह स्नेहा की तरफ से है। लेकिन यहाँ पे OI काफी ज्यादा कॉल साइड में दिख रहे हैं, क्या 4000 के ऊपर आसानी से टिक पाएगा L&T, स्नेहा? लग रहा है, बिकॉज आप देखिए 4000 के साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जरूर है, बट आज 500 कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। और ऊपर के भी कॉल्स में अगर आप देखें तो 4100 के साइड में भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो ये सारा डेटा देखकर लग रहा है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि पॉजिटिव वो आ सकता है अबव 4000 इवन। बिल्कुल, जिस अनवाइंडिंग के नंबर भी दिख रहे हैं उस स्ट्राइक पे 4000 में डेफिनेटली इसे सपोर्ट कर सकता है। और अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 4100 के आसपास का। शुक्रिया स्नेहा, ये बताने के लिए L&T के 4000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आपकी तरफ से दी गई है। लेकिन FNO ट्रेडर्स के लिए एक डिस्क्लेमर भी है जो सेबी की तरफ से जारी किए गए थे कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और हर ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी 28% उनको ट्रांजैक्शन के तौर पे देना होता है और मुनाफा होने पर भी उनके 15 से 50% ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए, फिर FNO में ट्रेडिंग कीजिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देवर्ष और साथी हरीश जी से वापस से सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करेंगे। साथ ही मार्केट 3 भी आपके लिए लेकर आएंगे, BTST और STBT कॉल्स भी होगा, सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग हाउस। बाजार की नजर देखें तो वापस जी मोमेंटम वापस से पकड़ता दिख रहा है। 25,925 पे निफ्टी आ चुका है। लेकिन एक निफ्टी के नतीजे हैं आज आयशर मोटर्स के, कैसे नतीजे रह सकते हैं ये जानने के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है। सृष्टि बताइए आप लोगों ने क्या
एस्टिमेट तैयार किया है आज? देखिए बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है विश्वा जी। आयशा मोटर्स में देखिए अब जीएसटी दरों का तो वहाँ पे बेनिफिट मिला नहीं, बट उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कोई कट ना होने के बावजूद भी सेल्स जो है 350 सीसी सेगमेंट से ऊपर की। ऐसा तो नहीं कि जो कस्टमर तो उनको लगा कि यहाँ भी जीएसटी का बेनिफिट मिला होगा, यहाँ भी दाम कम हुए होंगे? नहीं, उससे पहले लोगों ने जाके खरीद ली जो गाड़ियां थी कि चलिए 22 सितंबर से पहले ही हम गाड़ियां खरीद ले, पर सरप्राइजिंग ये उसके बाद भी लोग खरीद रहे थे। वो काफी इंटरेस्टिंग रहा देखना। और इसके चलते आप देखें वॉल्यूम्स में ग्रोथ 43% की जंप आप देखेंगे साल दर साल। और अभी तक जितनी भी टू व्हीलर ओईएम कंपनीज हैं इतनी ग्रोथ किसी भी अलग कंपनी नहीं दिखाई है। तो आयशा मोटर्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है साल दर साल। और साथ ही इनके वीसीवी डिवीजन की भी बात करें, हालांकि वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, पर मार्जिन्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। मार्जिन्स इस बार सुधर कर 8.7% पे आने की उम्मीद है। अब आप देखिए अगर हम इनके पूरे रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट की भी बात कर लें तो साल दर साल जो है 40% का ग्रोथ जो है आप ये दोनों ही नंबर्स पे देखें। मार्जिन्स में भी सुधार की एक उम्मीद जरूर हम जता रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन्स लगभग 24% पे थे ये क्वार्टर में Q1 में, अब वो बढ़कर लगभग 25% पर आने की उम्मीद है। तो आयशा मोटर्स दमदार तो जरूर जो है आने की उम्मीद है, बट अब आगे चल के ग्रोथ आउटलुक क्या है वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए प्रीमियम सेगमेंट में भले ही अब टैक्स का इनको बेनिफिट ना मिला हो, बट कुछ कंपटीशन यहाँ पर भी बढ़ रहा है। और क्या अब जीएसटी बेनिफिट्स के लिए जो आयशा मोटर्स जो है कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव करती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर विश्वा जी एक और इंटरेस्टिंग बात है आयशा मोटर्स की कि आप देखिए हेडलाइन तो ये ज़रूर बोलती है कि 350 सीसी ऊपर की अगर आपकी बाइक है तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। पर आयशा मोटर्स की मेजॉरिटी बाइक आप कह लीजिए वो 349 सीसी है, तो वो 1 सीसी से जो कम हो गया उससे उनको टैक्स का भी बेनिफिट मिल गया। आप बाइक चलाती हैं या नहीं? हमें बाइक चला तो रॉयल इनफील्ड कभी आपने जब शूट पे गए? एक्सपीरियंस करी है, पहले करी थी, पर बात वही है पर्सनली बोलूं तो रॉयल इनफील्ड चलाने का मजा ही। बिल्कुल सही बात। जब मैं पहली बार चलाया था तो मेरे हाइट के हिसाब से मुझे ये सूट नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप ड्राइव करने लगते हैं ना तो बेहतर बैलेंस्ड आपको रोड पे कोई गाड़ी नहीं। इसीलिए लॉन्ग ड्राइव मैं बहुत समय से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन जो बैलेंस वहाँ पे मिलता है ना बाकी बाइक्स पे नहीं मिलती जो 100 सीसी या 125 में। बिल्कुल नहीं, सही बात है। रॉयल एनफील्ड यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की भी चर्चा हो गई कि किस तरीके से प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पर हाँ इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही देखने को मिला है। देखिए स्टॉक ऑल टाइम के बेहद करीब है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश जी आपसे समझना चाहेंगे अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाइकिंग को लेकर तो वो भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ स्टॉक पर भी व्यू दे दीजिए। बिल्कुल। पहली चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड अगर वो चलाने का शौक अलग ही रहता है, हर किसी को मज़ा आता है बहुत, क्योंकि जिस तरीके से उसका साउंड सिस्टम पूरा अलग ही वाइब्रेशन से उसका, तो अलग ऑब्वियसली अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर हम लोग स्टार्ट की बात करते हैं अभी फिलहाल, देखिए हमने क्लियरली एक जीएसटी के से पहले एक रैली देखने मिल रहा था ऑटो इंडस्ट्री में, उसमें आयशर मोटर्स में भी एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नजर आया कि ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट सितंबर से अभी तक स्टॉक प्राइस जो है 6750 से लेके 7050 के अराउंड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेंट जो भी है एक ब्रीथर के वेट करे और एक बार रिजल्ट आने का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से कंसोलिडेशन था उसमें स्टॉक में जो आरएसआई अगर मोमेंटम से वो ऊपरी लेवल से कूल ऑफ हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रीथर के बाद अगर रिजल्ट्स अगर सही में अच्छे आ गए, सब बराबर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 6750 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर की ओर 7050 7100 लेवल क्रॉस कर जाता है जो अभी रिसेंट हाई है, तो एक फ्रेश रैली देखने सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा वेट करें, जो रिजल्ट का आने के बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग करना बेटर रहेगा। लेकिन किसी के पास लॉन्ग रहता है बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे स्टॉक सेक्टर अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है आयशर मोटर्स। ओके, जिनके पास है स्टॉक वो बने रहे, 6750 एक मेजर सपोर्ट है और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ से फर्दर रैली भी दिख सकती है। और हम बात करें तो कुछ और स्टॉक्स में नजर देखें तो अशोक लेलैंड जबरदस्त तेजी, आज हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, वो भी काफी
पॉजिटिव साउंड हो रहे थे। उनका कहना था कि जीएसटी से जो फायदा मिला था उसका जो इम्पैक्ट था वो ओवरऑल कंजम्पशन की अगर स्टोरी आती है। सृष्टि, एक चीज मैं ये भी कह रहा हूँ, तो आप कहे कि जीएसटी का इन्हें फायदा नहीं मिला, लेकिन अगर किसी की अगर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सेविंग्स होती हैं, तो बाकी खर्च भी वो बढ़ाते हैं, तो वो फायदा तो इंडस्ट्री को होता है, एक पूरा विशेष साइकिल चेंज हो जाता है, तो वो फायदा मिलता है। तो अब अशोक लेलैंड देखिए, आयशर के अलावा वो भी काफी चल रहा है, इसके अलावा मारुति में भी तेजी दिख रही है। ओवरऑल ये पूरे सेक्टर को लेकर, ऑटो सेक्टर में आपको क्या पसंद है? देवर्ष जी, आपकी राय भी ऑटो सेक्टर पर चाहिए? पे राय हमारी पॉजिटिव है। अभी आप डिस्कस कर रहे थे आयशर के लिए, तो आयशर के लिए थोड़ा ऐड करूंगा कि वो जो इनोवेटिव मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने एक हंटरहुड फेस्टिवल किया था जो यंग राइडर्स के लिए, वो बहुत सक्सेसफुल था और उसके कारण उनका जो सेल्स के जो नंबर देख रहे हो वो मिला। फिर जो 650 उन्होंने क्लासिक 650 को काफी अच्छा एक्सेप्टेंस मिला है मार्केट में। तो ये सब रीजन होती है कि इनोवेटिव मार्केटिंग के बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ मिला है। अब अशोक लेलैंड के नंबर के बारे में बात की तो अशोक लेलैंड के नंबर काफी अच्छे थे। मतलब हमें लगता है कि कंपनी के जो मार्जिन का एक्सपेंशन है वो नॉन सीवी सेगमेंट के कारण अभी भी हायर रहेंगे। उनकी जो कॉस्ट कटिंग है, जो कॉस्ट के माइग्रेशन के एफर्ट है, वो भी अच्छे हैं। हायर पावर एचपी के व्हीकल्स जो टिपर सेगमेंट में है, वहां पे भी उन्होंने काफी अच्छा किया। तो काफी जो ई बस के टेंडर्स हैं वहां पे भी आगे ग्रोथ आएगा। तो हमारा इस पे बाय रेटिंग है, हमने इसको 19 टाइम्स पे वैल्यू किया है और इसमें जो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है उसके भी शेयर की वैल्यू है करीबन 24 रुपए। तो ये सब देखते हुए करीबन 178 जितना हमारा पहले का एस्टिमेट था, तो वो अभी भी कंटिन्यू है कि कंपनी हमारे बाय रेटिंग में है। नहीं, अशोक लेलैंड आपके बाय रेटिंग में। और हिंदुजा फाइनेंस को लेकर भी आज हमने मैनेजमेंट से उनके से सवाल भी पूछा था, 3 से 4 क्वार्टर में वो लिस्टिंग भी ड्यू है। अब देखते हैं क्या कुछ चीजें टाइम लाइन आगे की निकल कर आती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस तरह की कुछ शेयर करीब 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों की बात करें तो मुनाफा घटा है, 195 करोड़ से घटकर मुनाफा 194 करोड़ पर आ गया है। वहीं बात करें तो आय में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन एबिडा जो है, एबिडा 281 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़ पर आ गया है। वहीं एबिडा मार्जिन में भी गिरावट आई है, जिसके चलते शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा पर एक खबर आई, कंपनी की नई दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और ये जो दवा है वो पेट से जुड़ी एक बीमारी होती है GERD करके, उसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। यूएस से जो सालाना करीब 2500 करोड़ का कारोबार है एलेम्बिक फार्मा का इस दवा से, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है अशोक लेलैंड पे। ओवरवेट की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है भी बढ़ा दिया है, लक्ष्य 152 से बढ़ाकर 160 रुपए का किया है। साथ ही साथ वित्त 2025 से 28 के लिए जो अर्निंग पर शेयर का अनुमान है उसमें भी 3 से 4% की बढ़ोतरी की है। हमने देखा था कि आय में और बढ़ोतरी को मिली थी जब नतीजे आए थे कंपनी के, जिसके चलते आज शेयर करीब 6% की अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये ढेर सारे काउंटर्स हमारे सामने रखने के लिए। बट एक्शन संवर्धना मदरसन पर भी आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे नतीजे बोलेंगे संवर्धना मदरसन के आते हुए। देखिए, यहाँ पर कंपनी की जो आय रही है वो 30,000 करोड़ से भी पार ली है। EBITDA में भी एक अच्छा इजाफा रहा है और मुनाफा देखिए 800 मुनाफा जो कंपनी का आया है वो 827 करोड़ आया, जो कि मार्केट की उम्मीदें थी वो 600 से 650 करोड़ के बीच में थी। तो सीधा वहां पर 200 करोड़ का एक बीट हुआ है मुनाफे के फ्रंट पे संवर्धना मदरसन के। और साथ ही मार्जिन आपको बता दे, देखिए इस बार जो है मार्जिन, क्योंकि डिमांड बड़ी सी कमजोर थी, कई सारे इनके की क्लाइंट जो कि यूएस और यूरोप के बाजार में बैठे, टैरिफ को लेकर कितनी अनसर्टेनिटी थी और उसके चलते जो है इनके मार्जिन्स इस बार गिरने की उम्मीद थी। उसके बजाय इनकी मार्जिन्स में एक रेजिलियंस परफॉर्मेंस देखिए, कोई भी गिरावट नहीं है। 8.8 से घटकर अब 8.7 हो गया है, तो इसको कुछ बड़ी गिरावट नहीं बोलेंगे। और मार्जिन का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है संवर्धना मदरसन में। तो तमाम पैमानों पर आप देखिए नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। हाल फिलहाल स्टॉक काफ़ी
डेटा है 100 के लेवल्स के आसपास ही इसने अपना बहुत समय बिताया है और वजह साफ थी कि कई सारी कंपनीज जो हैं वो टैरिफ के चलते उनकी नेगेटिव कमेंट्री आ रही थी, कई जगह जो है कुछ शटडाउन्स की खबरें थी और इसके चलते संवर्धना मदरसन में इतना एक्साइटमेंट भी नहीं था। तो अच्छे नतीजे, स्टॉक में लगभग 2.5% की तेज़ी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। बट हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और हरीश जी एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप संवर्धना मदरसन को चार्ट्स पे। बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए संवर्धना मदरसन में रिसेंटली थोड़ा चॉपी मूवमेंट देखने मिल रहा था, वोलेटाइल भी था टैरिफ के न्यूज़ की वजह से। बिल्कुल जो आपने जैसे बताया 100 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स लिया है, वहां से रिकवरी देखने भी मिल रहा है। तो अभी देखते तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 100 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया, आज के ट्रेडिंग सेशन में ही एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 1-2 दिनों में स्टॉक प्राइस जो है 112 का लेवल छू सकता है। 112 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके अगर एक क्रॉस करना जरूरी है मुझे, तब जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए 112 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, इसे एक बार आएंगे तो बने रह सकते हैं। इसे अभी जैसे बताया कि एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट दिया है ट्रायंगल का, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 112 का लेवल क्रॉस कर जाए तो 120-125 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक प्राइस में और वॉल्यूम के साथ स्टॉक प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ बने रहना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे संवर्धना मदरसन में बने रहे। 120 का टारगेट और 100 का स्टॉप लॉस, वो कॉल्स भी आपके लिए स्क्रीन आ गई है, उसे नोट कर ले। चलिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद, एक कॉल उनकी भी ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत, बीटीएसटी या एसटीबीटी आज क्या करवाएंगे? ये दोनों ही बीटीएसटी के कॉल रहेंगे। सबसे पहला मेरी नजर है सन फार्मा पे। सन फार्मा में जो बेस बन रहा है अराउंड 1700 से लेकर 1680 का एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है और कल के सेशंस पे इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक किया था और अभी भी अपसाइड के मूव इसमें बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 1730 735 के आसपास सन फार्मा इंडस्ट्री को बाय करके चलना चाहिए। हमें स्टॉप लॉस लेना है 1680 का, और अगर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिलते हैं तो देन हमें 1800 से लेकर 1830 के सन फार्मा में हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है जियो फाइनेंस। आज हमें यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है कि 100 डीएमए लेवल के पास हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, बट अभी भी जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं अभी प्राइजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो अराउंड 310-300 के आसपास जियो फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 302 का, और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 330 तक के। सो जियो फाइनेंस और सन फार्मा ये दोनों ही हमारी ओर से बाय के कॉल रहेंगे। तो जियो फाइनेंशियल्स और साथ ही सन फार्मा आपकी टॉपिक आ रही है, और आज पूरे दिन के दौरान तीसरी बार किसी एक्सपर्ट ने जियो फाइनेंशियल्स पर अपनी राय दी है, वो भी बाई साइड में। चलिए एक और सेक्टर है उसकी बात करते हैं। सन फार्मा आपने बात की है तो फार्मा सेक्टर की ही बात कर लेते हैं। बायोकॉन के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, इसके अलावा औरो फार्मा ये भी काफ़ी चल रहा है, 2.5% की तेज़ी यहाँ भी है। ग्लेनमार्क में तेज़ी है, डिवीज़लॉ, ल्यूपिन ये भी चल रहे हैं। देवर्ष, आप एक बार बता दीजिए फार्मा सेक्टर पर आपकी क्या राय है ओवरऑल, यहाँ से कोई टॉपिक भी है आप लोगों की? ओवरऑल जो यूएस में प्राइस इरोशन हो रहा है वो अभी भी हाई सिंगल डिजिट में है बेस बिजनेस में, और इंडियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ये जो रिजल्ट आया उसमें ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। उसमें थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी रीजन था। ओवरऑल हेल्दी नंबर्स आए हैं। सीडीएमओ प्लेयर्स के नंबर्स वीक थे, पर जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। लुपिन, लॉरस फार्मा, टोरेंट फार्मा, इन सब ने अच्छे नंबर्स दिखाए थे। जाइडस, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स स्टेडी थे। जो फार्मा में अभी रेवलिमिड का बहुत बड़ा बेनिफिट था वो धीरे धीरे थर्ड क्वार्टर से अभी चला जाएगा। तो आगे के नंबर फार्मा में जो अभी तक के ग्रोथ दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में जो स्ट्रांग है वहां पे, आईपीएम में स्ट्रांग है वहां पे ग्रोथ दिखेंगे। इसलिए हमें जो डोमेस्टिकली स्ट्रांग प्लेयर्स हैं जैसे टोरेंट फार्मा हुआ, एबॉट हुआ, ये हमें लगता है कि आगे अच्छे करेंगे। तो सन फार्मा, एफडीसी, टोरेंट फार्मा ये हमारे टॉप है फार्मा में। ये आपकी टॉपिक आ गई हैं। चलिए कुछ वायदा बाजार के स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सुबह में हमने बायोकॉन की बात कर ही ली है, प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी अच्छी तेजी
करीब 3% की नए लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। प्रेस्टीज को लेकर आपकी राय लक्ष्मीकांत जी? प्रेस्टीज में हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी भी स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बट जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि 1780 के ऊपर आएगा। वहां से मुझे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 1780 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमें वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, और उस वक्त हमें स्टॉप लॉस लेना होगा अराउंड 1720 का, और जो अपसाइड के मूव है वो हमें फिर यहाँ से 1900 लेवल तक के देखने को मिल सकते हैं। सो जिनके पास पहले से वो होल्ड कर सकते हैं 1720 के स्टॉप लॉस के साथ, और इस ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आईजीएल, हालांकि शुरुआत से भी यहाँ पे तेजी थी लेकिन वो तेजी थोड़ी एक्सटेंड हुई है। आईजीएल में हरीश जी आपकी राय क्या है? विष्णु, अगर देखा जाए तो देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में जहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ऑलमोस्ट आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया और गुजरात गैस, तीनों के स्टॉक्स अगर देखा है तो एक कंसोलिडेशन में है। मेजर ट्रेंड अभी भी कुछ ग्रेट रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आईजीएल में भी सेम ही चीज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बेस तो बन चुका है 200 के आसपास, लेकिन जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं लैगिंग है। तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 225 के अराउंड और 230 के अराउंड है, तो हो सकता है इसी रेंज में स्टॉक प्राइस मूव हो सकता है। तो करंटली मेरे हिसाब से स्टॉक में कंसोलिडेशन है, तो किसी को बाइंग 200 के स्टॉक पर बने रह सकते हैं। ऊपर 225 के ऊपर ही मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता नजर आ सकता है। तो ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेशन, फ्रेश बाइंग तो मैं अवॉइड करूंगा करंटली इस लेवल्स पे। तो जिसके पास बाइंग है 200 का स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। और 25 रुपए के ऊपर निकलने पर ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आएगा, तो नई खरीदारी नहीं करें, जिनके पास है उसे होल्ड कर सकते हैं। साइडवेज से कंसोलिडेशन के मूड में ये स्टॉक लग रहा है। इटर्नल एक स्टॉक जहां पर आज काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्ड्स होते हुए दिख रहे हैं। इटर्नल को लेकर एक राय आपकी चाहिए लक्ष्मीकांत जी। इटर्नल के चार्ट को देखकर बताइए क्या लग रहा है, और फर्दर भी गिरावट तो नहीं दिख रही है आपको? टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक ने 100 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं वो काफी बेरिश बन रहे हैं। बेरिश होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। सो अभी लगता है कि यहाँ से फर्दर करेक्शन पॉसिबल है। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अभी फिलहाल 288 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर यहाँ पर सेल का ही रिकमेंडेशन रहेगा। राइट, तो चलिए इटर्नल देखिए लगातार हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि 300 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट बन चुका है इटर्नल के लिए। कल स्टॉक ने एक थोड़ा बाउंस बैक ज़रूर दिखाया था, पर आज मार्केट खुलते ही उसकी बिकवाली हावी है और अब 300 के भी लेवल्स को इसने तोड़ दिया है। और जो मार्केट्स में भी एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव लग रही है, क्योंकि अभी अभी आप देखें तो निफ्टी अब लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वही निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो गया, अब 100 अंकों से भी कम की यहाँ पर तेज़ी रह गई है। और इंडिया विक्स इस बीच, जो कि सुबह के आप देखेंगे तो लाल निशान में था, अब वो हरे निशान में आ गया है। तो इंडिया विक्स में एक बढ़त आप साइमल्टेनियसली होते हुए देख रहे हैं। और ब्रेथ ऑफ द मार्केट में भी जो गिरने वाले शेयर्स हैं, अब उनकी संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में फ़िलहाल ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी पलटी लेते हुए ज़रूर सामने दिख रहे हैं। बट एक बार BEL के काउंटर पर भी राय समझेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन ने देखा है। और एक बार लक्ष्मीकांत जी आप ही क्यों ना बताइए कि BEL कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट के बारे में हम कल पर चर्चा कर रहे थे। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है, क्या मौका है यहाँ पे लेने का? जी हाँ, किसी भी पुल बैक मूव में BL को बाय करके रखना चाहिए। यहाँ पर भले ही 2 दिनों से हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक अपने बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जब तक BL 405 से लेकर 400 के जोन को रिस्पेक्ट करता है, ये एक अहम सपोर्ट लेवल भी है BL के लिए। तो यहाँ से मुझे एक रिबाउंड आने की उम्मीद है। हालांकि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 430 के ऊपर हमें चैनल ब्रेकआउट मिल सकता है। से एक बार अगर ये रिदम पकड़ता है तो लगता है कि 455 460 के लेवल्स BL में देखने को मिल सकते हैं।
ऑल राइट, तो चलिए BEL यहाँ पर निचले स्तरों पर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। बट देवर्षी, एक बार आपसे राय लेनी थी, ये तमाम जितने फार्मा काउंटर्स हैं उनमें से आपकी पसंदीदा पे कौन सी है? देखिए, मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि फार्मा स्पेस में से अब डायग्नोस्टिक कंपनी जो है ख़ास तौर से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल फिलहाल के जो नतीजे अब एक ऐसे फेज देखने के बाद जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ये बड़े प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। अगर किसी को पूरे हेल्थ केयर स्पेस में से पिक करना हो तो कैसी रहेगी प्रेफरेंस? डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स या फिर प्योर प्ले फार्मा कंपनीज? एक बार हम आपके पास ज़रूर आएंगे देवर्ष जी, उससे पहले एक बार आयशा मोटर्स के हम नंबर्स देख लेते हैं। आयशा मोटर्स के नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पे तो कमजोर दिख रहे हैं। देखिए, 1423 करोड़ मुनाफा आने की उम्मीद थी, अब 1370 करोड़ के आसपास जो है वो कंपनी का मुनाफा आया है, तो मुनाफा जो है वो उम्मीद से कम ज़रूर रहा है। इसी के साथ साथ एक बार देखते हैं कि आय यहाँ पर क्या रही है, क्योंकि आय के फ्रंट पे जो है वहाँ पर भी एक अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, और ख़ास तौर से मार्जिन्स देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आयशा मोटर्स के लिए। 25% को बता दें, हम कंसोलिडेटेड मार्जिन्स उम्मीद कर रहे हैं। मुनाफा जो है 1370 करोड़ के आसपास आया है, तो देखिए मुनाफे पे तो एक मिस ज़रूर हम देख पा रहे हैं आयशा मोटर्स के। और नंबर्स का वेट हम ज़रूर कर रहे हैं कि किस तरीके से नंबर्स आते हैं, और ख़ास तौर से मार्जिन्स देखना जो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और VECV के भी मार्जिन्स कैसे लगते हैं आपको बता दें कि 8.7% पे जो है हम उम्मीद कर रहे हैं आयशा मोटर्स के VECV के मार्जिन्स आना, और 26% से ज़्यादा जो है रॉयल एनफील्ड के मार्जिन्स आप आते हुए दिखने चाहिए। तो पहला फिगर आपके स्क्रीन पे जो कि मुनाफे का है, एक मिस, और स्टॉक में देखिए ऊपरी स्तरों से सीधा 1% का कट आप आते हुए दिखेंगे। अब एक बार और नतीजों में देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड आय यहाँ पर कितनी रही है, तो 6170 करोड़ के आसपास इनकी आय रही है, तो आय तो उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक बार मार्जिन्स के नंबर्स पर भी हम रुक करेंगे। एक बार क्विकली हरीश जी आपकी राय ले लेते हैं, आप चार्ट चेक कीजिए, मैं मार्जिन्स के नंबर तैयार करती हूँ। हरीश जी, क्या रीडिंग है आयशा मोटर्स की? हाँ, बिल्कुल, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था, देखिए अभी भी स्टॉक प्राइस जो है, जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है 6750 का, उसी के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इसके ऊपर जब तक ये लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव अपसाइड रह सकता है, लेकिन इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक में एक करेक्शन देखने में सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं 6500 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करंट लेवल थोड़ा रिटर्न वॉच करना चाहिए स्टॉक में। रिजल्ट के बाद थोड़ा नीजल रिएक्शन बिल्कुल मिल सकता है, उसके बाद ही आज का क्लोजिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज का क्लोजिंग 6750 के नीचे क्लोज होता है तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन देखने में मिल सकता है, इसलिए फ्रेश बाइंग भी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए स्टॉक प्राइस को, उसके बाद ही मुझे एक फ्रेश बनाना चाहिए आयशा मोटर्स को। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आयशा मोटर्स के लिए राय, बट इस बीच कामकाजी मुनाफा भी जो है हम अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं। 24.9% जो है कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं कंसोलिडेटेड फ्रंट पे, जो कि उम्मीद के मुताबिक ही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमको ये भी लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि देखिए वॉल्यूम के नंबर्स पहले आ जाते, किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है, और स्टॉक में ऑलरेडी ये एक्साइटमेंट है। हमने लगातार ये हाईलाइट किया है कि अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है आयशा मोटर्स, और नतीजों के बाद कहीं ना कहीं बिकवाली और मुनाफा वसूली हावी होते हुए आप देख सकते हैं। आय जो है वो उम्मीद से बेहतर ज़रूर रही है, थोड़ा सा आप बोलेंगे प्रॉफिट के फ्रंट पे रहा है, पर मार्जिन्स एकदम उम्मीद के मुताबिक 25% जो है कंपनी के रहे हैं। तो आयशा मोटर्स, अब देखते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री में आगे क्या कुछ साफ होता है, किस तरीके से आगे के वो नए लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। फिर आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। हमारे साथ निनाद ICICI सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। निनाद, मैं आपके पास जल्द ही आऊँगी, बट उससे पहले एक सवाल देवर्ष जी से था, वो हमारे साथ बने हुए हैं कि फार्मा स्पेस पर वो क्या राय रखते हैं। देवर्ष जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बताइए कि फार्मा स्पेस में आपकी पसंदीदा पे कौन सा है? क्या डायग्नोस्टिक्स या हॉस्पिटल स्पेस में अभी फिलहाल एक्शन ज़्यादा दिख रहा है?
प्योर फार्मा कंपनी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। हॉस्पिटल्स के बारे में बताता हूं तो वहां पे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में, और हमें लगता है कि यहाँ पे आगे जाके थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जो प्लेयर्स हैं उन्होंने सारे प्लेयर्स करीबन 40% से 80% तक ग्रेजुअली अपनी बेड की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो सप्लाई बहुत आगे आने वाला है। अभी के वैल्यूएशंस देखें तो ये करीबन जो 3 साल की ईविडा की जो एवरेज थी उससे करीबन 40% प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो हमारा ये रिच वैल्यूएशन के बेस पे हमारा व्यू हॉस्पिटल्स पे धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आगे व्यू हमारा कॉशियस है हॉस्पिटल्स पे। फार्मा पे जैसे मैंने बताया कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, जो लोकल प्लेयर्स है, जो आईपीएम प्लेयर्स है, वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे आगे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। या फोकस्ड है वहां पर फार्मा में आपको ध्यान रखना है। लेकिन डायग्नोस्टिक की बात करें तो थायरो केयर एक बार देख लेते हैं, 6.5% की मजबूती दिखा रहा है। निनाद आप बताइए, थायरो केयर को लेकर 6.25% मजबूत है, क्या राय बन रही है अब? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो इट हैज बीन फॉर्मिंग हायर हाई लो फॉर्मेशन, एंड रिसेंटली एक जो कंसोलिडेशन हो रहा था लास्ट महीनों में उससे एक ब्रेकआउट आ गया है, सो दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग पॉजिटिव बायस। हमें लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए ऊपर की तरफ। हम 1550 से 1580 के टारगेट्स देख सकते हैं इन द नियर टर्म। मोटर्स के नंबर्स को वापस से हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक देखिए करीब करीब 1% कमजोरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन के नंबर है वो 24.89% है। पिछले साल की जो दूसरी तिमाही थी वहाँ पे 26% के आसपास था। तो मार्जिन के नंबर अनुमान थे 24.7% का और आया है 24.89% के आसपास। ईबिटा भी अनुमान से कमज़ोर लग रहे हैं और साथ ही मुनाफा भी कंपनी का 12 बिलियन का जो मुनाफा है वो भी अनुमान से कम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नंबर बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। एक बार निनाद आपकी राय आयशर मोटर्स को लेकर क्या है? सो आयशर मोटर जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं लास्ट 2 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई मेजर करेक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। सो सपोर्टिव एफर्ट इमर्ज अराउंड दैट 6600 6650 जोन और सो, और यहाँ से हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ये स्टॉक 7100 तक जा सकता है। 7100 तक जाने की संभावना आपको लग रही है निनाद? यस, इवेंचुअली 7100 तक जा सकता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आज एडलवाइस फिनांस ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, करीब करीब 4% की मजबूती यहाँ पर भी है। गारवेयर टेक ये भी 4% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक पर लक्ष्मीकांत क्या राय है? गारवेयर टेक, एडलवाइस फिनांस, इन दोनों पर क्या राय है? एक बार फिर से आप स्टॉक का नाम लेंगे? सर गारवेयर की मैं बात कर रहा हूं और दूसरा एडलवाइस फिनांस की। जी, एडलवाइज में हमें यहाँ पर एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। पिछले अगर हम 3 दिनों का देखें तो यहाँ पे हायर टॉप हायर फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एडलवाइज में मुझे लगता है कि अब शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आने वाले समय में दिख सकता है। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है 123 125 है, तो वही एक मेजर हर्डल है। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो अच्छे खासे के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 112 के लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है, और जो अपकमिंग टारगेट निकल कर आ सकते हैं 124 125 तक देखने को मिल सकते हैं एडलवाइज में। और आपने जो दूसरे स्टॉक का नाम लिया उसको मैं ट्रैक नहीं करता हूं, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, कोई नहीं, लेकिन एडलवाइस पे आपकी राय आ गई है। और गारवेयर की मैं बात कर रहा था, 750 रुपए के आसपास है। निनाद आप ट्रैक करते हैं क्या? गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की मैं बात कर रहा था। चलिए गरवारे टेक्निक नहीं, मैं भी ट्रैक नहीं करता। हरीश जी आपकी राय क्या है? विष्णु जी, अगर देखा जाए तो देखिए गरवारे टेक में अगर बात डिस्कस करते हैं, लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूस करेक्टिव फेज में है। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 960 रुपीज से लेके स्टॉक प्राइस 690 रुपीज तक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी करेंटली एग्जैक्टली स्टॉक प्राइस जो है सपोर्ट्स के आसपास आके होल्ड कर रहा है, जहां पे सपोर्ट से 680 के अराउंड से वहां से थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जब तक ये स्टॉक प्राइस जो है 690
700 के ऊपर टिका होता है, एक बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे ऊपर की ओर 800 से लेके 810 आसपास रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। फिर अभी भी ऐसा कुछ मेजर टर्न नहीं है ट्रेंड में, हो सकता है कि थोड़ा एक माइनर पुल बैक रैली है स्टॉक प्राइस में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 690 का ही है। अगर किसी के फर्स्ट लॉन्ग है तो 690 का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है गरवारे टेक में। राय निकलकर हरीश जी की है। चलिए अब चलते हैं इवेंट्स टू वॉच की तरफ चलते हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति मौजूद है। बाजार के लिए कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, पूरी लेकर तृप्ति मौजूद है। तृप्ति बताइए। जी हाँ, जल्दी से देख लेते हैं कल कौन से इवेंट्स है जहां पर आपको अपनी नज़र बनाकर रखना है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं जहां कल रिटेल सेल्स और पीपीआई के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा चाइना की अगर बात करें तो यहाँ भी रिटेल और आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। चलिए अब इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। डब्ल्यूपीआई, ट्रेड डेटा और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े कल आने वाले हैं, जिन पर नज़र बनाकर रखिए क्योंकि काफ़ी अहम ये आंकड़े होते हैं। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स पीवी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। इसके अलावा अन्य कंपनियों में मैरिको, गोदावरी पावर, ग्लेनमार्क फार्मा, ऑयल इंडिया भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी हुई नजर आएगी। आईपीओस की बात कर लेते हैं। पाइन लैब्स की कल एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, देखना होगा कि कितने पर ये लिस्टिंग होती है। टेस्को क्लीन एयर का आईपीओ कल बंद होगा। सब्सक्रिप्शन का आखिरी मौका होगा, पैसा लगाने का आखिरी दिन होगा। 378 से 397 पर शेयर इसका जो इशू प्राइस है वो है। और इसके अलावा एक और अहम इवेंट कल है, बिहार विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। देखना होगा किस तरह के नतीजे रहते हैं और कल बिहार में की सरकार बनती है। ये थे वो इवेंट्स जहां पर कल हमारी और बाजार की नजर रहेगी। ओके, तो कल काफ़ी सारे अहम नतीजे भी है और सबसे अहम होगा बिहार चुनाव के नतीजे जो कल आएंगे, उस पर बाजार नज़र रखेगा क्योंकि सेंटीमेंट की लिहाज से काफ़ी कुछ इसका असर बाजार पर भी दिखेगा। क्योंकि बाजार मानकर चल रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अगर फैसले थोड़े बहुत भी इधर उधर होते तो डेफिनेटली बाजार पर उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लेकिन कल दो कंपनियों के जो नतीजे उस पर एक राय ले लेते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा और ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया को लेकर एक राय हरीश जी आपकी है, क्या है ऑयल इंडिया में, क्या लग रहा है यहाँ से? विष्णु जी, अगर देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने ऑयल गैस सेगमेंट में तो अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। अगर ऑयल इंडिया में देखा है तो ग्रेजुअल अपमूव देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक प्राइस 415 से ग्रेजुअल अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 450 से 460 के रेंज में है, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस वहां तक और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है रैली। लेकिन फिलहाल बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। किसी के पास होंगे तो ऊपर 450 से 460 के रेंज के पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो वहां पे मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन नहीं है एक शॉर्ट टर्म में। सो 450 460 के लेवल के ऊपर टिक पाता है तब भी जाके एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जो है कंसोलिडेशन कंटिन्यू भी हो सकता है आगे भी। नतीजे यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, हालांकि शुरुआती तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है। एक बार निनाद आप बताइए ग्लेनमार्क को लेकर क्या राय है? 1880 के आसपास ये स्टॉक है, आगे और गुंजाइश है तेजी की? इसमें हमने देखा है कि जो जुलाई से लेकर सितंबर में जो करेक्शन हुआ था वही सितंबर की प्राइस पैरिटी अभी हो गई है एंड स्टॉक एक 200 डेज ईएमए के आसपास एक अच्छा बेस बना रहा है। सो अहेड ऑफ रिजल्ट स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है। हमें लगता है एनी पॉजिटिव ट्रिगर वुड ड्राइव स्टॉक टुवर्ड्स दैट 2000-2050 मार्क। सो यहाँ से बाइंग के लिए देखना चाहिए। राय बैंकिंग पर ले लेते हैं। आप बताइए देवर्ष, आपकी राय बैंकिंग स्टॉक पे कैसे, आपको क्या पसंद आ रहा है, प्राइवेट या पीएसयू बैंक्स में से, या लीडरशिप की तरफ जाए, लीडर है बैंक्स के उस तरफ आप ज्यादा आपका फोकस होगा? देखिए, जो सारे सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा ओवरवेट हम अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल पे है। हमें लगता है कि वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेन जो है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, आगे हमें क्रेडिट ग्रोथ दिख रहा है और एनपीए साइकिल है वो काफी तक पूरी हो चुकी है, काफी अच्छी बैलेंस शीट है। अभी प्राइवेट कैपेक्स के पीछे हमें लगता है कि ग्रोथ आ सकता है। सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स हैं, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बड़े लार्ज कैप बैंक्स है, सब जगह पे हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आगे जाके
ये सारे कंपनियों को ओवरऑल मार्केट से आउट परफॉर्म करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में करीबन अपना 40% जितना आपका पोर्टफोलियो का वेट होना चाहिए। चलिए, तो ये आउटलुक है बैंकिंग को लेकर। शुक्रिया करेंगे आप चारों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्योंकि बाजार में अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बाजार ने अपने दिन के हाई से काफ़ी नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा है। 26,000 के ऊपर का हाई लगा था निफ्टी 50 में और बाजार आ चुका है 25,880 के करीब। तो करीब करीब 130 अंक निफ्टी गवा चुका है। निफ्टी बैंक में हमने देखा था 58,615 का हाई लगा था, 58,400 के नीचे की क्लोजिंग होती दिख रही है, यानी ऊपर से करीब करीब 225 पॉइंट बैंक निफ्टी ने भी गवा दिया है ब्रेक नया हाई लगाने के बाद। यहाँ पर जो क्लोजिंग कह सकते हैं, जो डे हाई पूरी तरह से गवाता हुआ बाजार यहाँ पर दिख रहा है। क्लोजिंग हो सकता है हरे निशान में हो, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी थी वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे गायब होती यहाँ पर दिख रही है। दबाव आज के सत्र में कहाँ आया तो वो देख लेते हैं। निफ्टी में अगर गेनर्स थे तो एशियन पेंट स्ट्रॉन्ग नतीजे, कल भी जोरदार तेजी और आज भी निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल था। इसके बाद सपोर्ट मिला निफ्टी को हिंडाल्को से, हिंडाल्को में 2.5% तेजी थी। बैंकिंग का लीडर था प्राइवेट बैंक से आईसीआईसी बैंक, करीब 2% की तेजी यहाँ पे। L&T दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर अच्छी तेजी थी। पावर ग्रिड में 1.25% की मजबूती। बजाज फिनसर्व एक नतीजों के बाद जिस तरह की गिरावट दिखी थी उसके बाद यहाँ पर रिकवरी की कोशिश, बजाज फिनसर्व में 1% से ज्यादा तेजी। भारतीय एयरटेल करीब 1% की मजबूती भारतीय एयरटेल में रही। सिप्ला को देखें, सिप्ला में भी आधे % से ज्यादा की। ग्रासिम मजबूत था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी थी, लेकिन बाजार पर आज दबाव कहां से आया? दबाव आया इटर्नल में, करीब करीब 3.25% की गिरावट। नए शॉर्ट पोजीशन यहां पे बनते हम देखे। M&M ऑटो में ये आज कमजोर था, 1.5% ज्यादा की गिरावट M&M में देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1% से ज्यादा की गिरावट यहां। टाटा स्टील नतीजे काफी अच्छे थे, शुरुआती बाजार में हमने देखे थे 2 से 3% की तेजी, पूरी तेजी धीरे धीरे गायब यहां पर टाटा स्टील की होती थी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यहाँ पर भी 1% की गिरावट थी। कल नतीजे भी है पैसेंजर व्हीकल के, आज कमर्शियल व्हीकल के नतीजे आने वाले हैं। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर 1% की गिरावट दिखी। टाटा कंज्यूमर पर दबाव था, HUL पे दबाव था। ट्रेंड बजाज फाइनेंस में आज भी वो गिरावट जारी रही जो नतीजों के बाद शुरू हुई थी। तो पूरा सेटअप है। इंडेक्स के लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो तेजी थी, एक मोमेंटम था, वो आज ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सपाट क्लोजिंग कह सकते हैं निफ्टी की। निफ्टी मामूली तेजी के साथ 25,880 के आसपास, 26,000 के ऊपर एक बार दिन के दौरान गया था, लेकिन पूरी तेजी गायब होती दिख रही है। अब सेक्टर की बात कर लेते थे, कौन से सेक्टर इंडेक्सेस थे जो इंडिसेस थे जो दबाव बनाए बाजार पर। तो दबाव बनाने का काम किया सरकारी बैंकों ने। सरकारी बैंकों के अलावा FMCG, IT, ये यहाँ से भी चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट आज बाजार में मिला कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक से, मेटल से, रियलिटी से, और साथ ही साथ कुछ फार्मा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। तो क्लोजिंग के नंबर आ चुके हैं जहां मामूली तेजी के साथ करीब 3 अंक बढ़कर 25,879 पर निफ्टी बंद होता दिख रहा है। और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड बनाने के बाद आखिर में 107 अंकों की तेजी के साथ 58,381 के लेवल पर निफ्टी बैंक हुआ है। चलिए, तो क्लोजिंग बेल्स को यहीं समेटेंगे। मुझे और श्रेय को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।